वही ईब सफ़र में पहुंच गए। हाँ, जो कुएं गवाही दे रही हैं, उनकी जो दान दक्षिणा और उनकी सामाजिक भावनाओं को जो कुएं दर्शा रहे हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग जो कुओं के आसपास जो चौतरे चबूतरे बने आपको दिख रहे हैं, ये 2 जून 1913 को ये चबूतरा बना था, आज से 100 साल पहले। क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी उस वक्त, दूर दूर तक पूरा जो महिलाओं का पानी लाने में ही पूरा दिन व्यतीत हुआ हो जाया करता। जो बात छाजूराम जी ने पसंद नहीं आई और उनने उस समय लाखों रुपए, जिनकी आज करोड़ों कीमत है, पूरे ये चबूतरे और चौतरे में कहूँगा कि ऊपर आके पूरा इसको दिखाए कि किस प्रकार से चीज़ें उनने बनाई, किस प्रकार से तैयार करवाई। और यहाँ भी आपको जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट का ज़बरदस्त नमूना जो आपने दिखेगा कि इस वक्त नामुमकिन लगभग है। आज भी सड़कें बनाते हैं सरकार और चंद दिनों में ध्वस्त हो जाती हैं जो भी सरकारी संस्थाएं हैं। लेकिन आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार आज भी 100 साल तक अधिक, 1 सदी बीतने के बाद भी ये चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। आप आज भी इस कुएं से, आगे कुओं का पानी खराब हो गया और पानी की और व्यवस्थाएं होगी, लेकिन अगर इसको फिर से अच्छे से तैयार किया जाए तो ये फिर से हो सकता था। परमिंदर भाई, थोड़ा सा ये कब बने, कैसे बने और क्या सोचती है ऐसे सामाजिक कार्यों के बारे में छाजूराम जी की, उस बारे में बताइए। थोड़ा सा लोकेशन की बात कर लेते हैं। गांव से हम थोड़ा सा निकले हैं, इसके बैक साइड में जो है गांव का जोड़ है और इससे आगे ये सीधा रोड जो है गढ़ी जाते हुए सीधा दिल्ली रोड पे मिल जाएगा। अब क्या था कि ये जो इलाका था, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो स्किनर स्टेट थी, उनके जो लड़के थे अलकपुरा, उसके अलकपुरा जो है उच्चारण की दृष्टि से इनका नाम पड़ा। तो ये जो इलाका था, इसके अंदर पानी की बड़ी समस्या थी। हालांकि आज भी है, लेकिन उस समय में और ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ उतने साधन नहीं थे जितने आज के समय में हैं। तो जो लेडीज़ हैं उनको पानी जो है वो ज़्यादा कुओं का ही लेके आना पड़ता था। तो कुओं का पानी लेके आना पड़ता था। तो अब बात ये थी कि कैसे व्यवस्था की जाए इस चीज़ की। तो आप फिलहाल जब हम यहाँ खड़े हैं तो 4 तरफ से बनाया गया है ये। अगर हम देखेंगे तो 4 इसके कोने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चारों कोनों से पानी चलता था यहाँ। आप मतलब आर्किटेक्ट इस तरह, और इसी तरीके का एक कुआं उस साइड भी, जो बाद में जो है गांव वालों ने भी इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करवाया। लेकिन आज उस तरीके की सुविधाएं हैं हमारे पास, इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम आकर्षित इन चीज़ों की तरफ बहुत कम हो पाते हैं। हाँ, फ़ोटो कराने के लिए ज़रूर आकर्षित होते हैं, लेकिन नौजवान जो पीढ़ी है, जो मैं तो गांव के लोगों को भी कहूँगा, जो सरपंच है, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उनको भी मैं ये बात कहूँगा कि इनकी जो मरम्मत है वो अच्छी तरीके से कराई जाए और इनको फिर से संजीदा किया जाए। बात सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं की नहीं होती, भावनाओं की भी कदर होती है। तो भावनाएं जो हैं, इसके अंदर जो भावनाएं संजोई गई हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। और जो ये इलाका है, इसके अंदर फिलहाल पानी की समस्या है, लेकिन उस समय में जो समस्या थी वो ज़रूर दूर कर दी गई थी। आज जो समस्या इतनी बड़ी बड़ी सरकारें वो नहीं दूर कर पा रही, लेकिन उस समय में ये दूर कर दी थी। एक्चुअली ग्रामीण परिवेश के अंदर जो लेडीज़ थी वो ही ज़्यादातर पानी का जो गृह व्यवस्था है उसको संभालती थी। तो उसके लिए ये चीज़ें करवाई गई थी। इवन ये नहीं, यहीं एक छोटा प्राइमरी स्कूल होता था, जो आज जो है हमारा स्कूल बन गया है, ये +2 तक है। ये जो छोटा स्कूल है, बुजुर्गों से ये देखने को मिला। इसके साथ में ही जो ये लगा हुआ है, छोटी सी बिल्डिंग है, इसी के अंदर जो है एक स्कूल चलता था छाजूराम जी ने। हाँ, तो शुरुआत से ही ये चीज़ें की गई थी एजुकेशन के मामले में। और आज जो है गांव के अंदर सरकारों ने भी एजुकेशन के लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उस समय में जब हम देखें, जब ये कॉन्सेप्ट हमारी जो संस्कृति के अंदर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था, यानी कि ग्रामीण परिवेश से जब हम एक औद्योगिकीकरण या फिर एक हमारी संस्कृति का रूपांतरण उस तरीके से हो रहा था, उस समय में छाजूराम जी ने ये बात कही थी, सोची थी कि अब हमारा जो परिवेश है वो हमें बदलना पड़ेगा, हमें एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। घूंघट जो प्रथा है और बहुत सी कुप्रथाएं उस समय में चल रही हैं, तो उनको भी हम एजुकेशन के द्वारा ही दूर कर सकते हैं।
तो ये सामाजिक परिवेश की जगह है। और यहाँ आप देखोगे कि ये 4 थंब लगे हुए हैं, गुबंद भी बोल सकते हैं इनको हम। किस लिए बनाए गए थे? इसका पर्पज ये होता था, जब राहगीर दूर से आता है तो वो पानी पी के यहाँ आराम कर सके। इसका मेन पर्पज ये भी बड़ा दिलचस्प है हाँ। कि किस प्रकार से इतनी दूर की सोचने वाले जो लोग होते थे कि रास्ते से आएगा पानी की, चलो कुआं कहीं मिल भी गया, लेकिन बैठने के लिए विशेष बैठने तौर के लिए, सोने के लिए, कि बैठने के लिए यहाँ आप किसी भी टाइम में आए आपको हवा चलती ही मिलेगी। ये ऐसी जगह है, छाँव भी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बिल्कुल मिलेगी। चारों तरफ में से एक के ऊपर तो आपको छाँव हर वक्त मिलेगी ही मिलेगी। तो आप यहाँ पानी पियो, आराम करो, फिर अगला जो आपका गंतव्य स्थान है उसकी तरफ करो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आज हम देख रहे हैं, ये उस समय में किस आदमी ने किस तरीके से सोची हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी को सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। और सभी से गुजारिश है, गांव से भी जब ये वीडियो देखोगे तो गुजारिश है कि हमारी जो है ये प्रॉपर्टी है, इसको संभाल के हमें रखना चाहिए। और आप संभाल के रखोगे तो एक आइकन के तौर के ऊपर आपका गांव जो है निखर कर के आएगा। इसमें आपको अगर किसी भी तरीके की सहायता है, चाहे लांबा परिवार से हो या किसी भी अन्य परिवार से या गांव से, पूरे गांव से, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व है इसके अंदर जब हम ये शब्द जोड़ते हैं, छाजूराम लांबा, उन्होंने मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल किया था। वो सेठ छाजूराम जी ही थे। और एक महान लोगों की एक खास बात होती है, वो किसी एक समाज, वर्ग, परिवार के नहीं होते, बल्कि वो तो सबके साझे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज पहले भी मैंने जिस बात का जिक्र किया कि आप कोई सड़क बनती देखिए या सरकारी इमारत को आप देखिए, वो बहुत जल्दी ढह जाती है, लेकिन ये आज भी 100 साल बाद चीज़ें ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि इसमें त्याग को उन्होंने मिला करके बनाया है। ये पत्थर चूनने से नहीं बनी। त्याग, ईमानदारी, जो हौसले, तमाम चीज़ों का जो कम्बिनेशन बन करके ये इमारतें बनी हैं और आज भी ये जीवंत हैं। जैसा कि परमिंदर भाई ने बताया, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा सरकारों से कि इन चीज़ों का फिर से सौंदर्यीकरण किया जाए और इनको फिर से जीवंत किया जाए, क्योंकि समाज के साथ साथ सरकारों की भी जिम्मेदारी है। जो हमारे महान व्यक्तित्व रहे हैं, उनके द्वारा जिन चीज़ों का निर्माण किया गया, उनको संजो कर रखना सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। तो यहीं पर इस स्टोरी का समापन करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब तक ये बात मैंने नहीं बोली थी, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कैसे इन्होंने छाजूराम लांबा जी ने किस प्रकार का काम किया और कैसे समाज की बेहतरी के लिए और जो अपनी नेक कमाई थी उसका इस्तेमाल समाज के लिए किया। और हर युवा को, हर नौजवान को, बच्चों को उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और भी हरियाणा में इस प्रकार के, या हरियाणा से बाहर भी हमें जाना पड़ेगा, ऐसे महापुरुषों की कहानियाँ आपको लगातार सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे और उनको आपके बीच जिंदा रखने की कोशिश करते रहेंगे। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर। ये धर्मशाला है, ये गांव से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर दूर है और भवानीखेड़ा से करीब 5 किलोमीटर। यानी कि इसका पर्पज़ ये हुआ उस समय में 1900 और 1920 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय के अंदर क्या था कि लोग ज़्यादातर पैदल आवागमन करते थे, साइकिल तो कभी कभी किसी किसी के पास होती थी। तो इस स्थिति के अंदर ये जो इमारत है, इसके अंदर ऐसा बोला जाता है गांव वालों की तरफ से कि यहाँ जो है हर समय कढ़ाई जो है वो चलती रहती थी और आने जाने वालों की खाने पीने की जो व्यवस्था है वो यहीं होती थी। इसका मेन पर्पज़ ये था कि शादी विवाह के जो आज के सामुदायिक केंद्र जो बनाए गए हैं सरकारों के द्वारा, वो ये पहले, उससे भी पहले का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। और यहाँ 24 घंटे जैसे गुरुद्वारे में लंगर चलता है, वैसे ही सेठ छाजूराम जी ने ऐसी व्यवस्था यहाँ की थी कि पूरी तरीके से निःशुल्क और गांव के लोगों को या शहर से आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी और आज भी ये हमारे बीच में है। बात और मैं विशेष तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि छाजूराम लांबा जी के बारे में
कितनी ही किताबें लिखी जा सकती हैं, कितने ही वीडियोग्राफी डॉक्यूमेंट्री बन सकती हैं, लेकिन वो भी कम पड़ जाएंगी। हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके इस चीज़ को मुकम्मल करने का काम करें। और जितना हम कर सकते थे वो भरपूर कोशिश हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने में की है।